मंच पर विराजमान सभी आदरणीय वक्तागण तथा सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों, समयाभाव के कारण यद्यपि मैंने ये सोचा था कि आखिर धर्मपाल जी के चिंतन की पृष्ठभूमि क्या है, उस चिंतन की वर्तमान काल में प्रासंगिकता क्या है, उन्होंने गांधी जी और फिलिप हर्टॉग दोनों में जो विवाद हुआ उसके संदर्भ में क्या क्या कहा है। मुझे लगता है कि इन बातों की ओर पर्याप्त ध्यान अब तक दिया गया है और इसीलिए मेरे भाषण का जो उत्तरार्ध था उसी से मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो चार वक्ताओं ने कहा कुछ कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन मैं कर पाऊंगा। मित्रों, कल रात को मैंने जब रूपेश जी ने दी हुई ये पुस्तिका पढ़ी, मुझे एक बात की खुशी हुई कि क्लॉड अल्वारिस ने वास्तव में धर्मपाल जी के साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात जो निचोड़ निकाला है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, मूलभूत है। और इसीलिए उचित होगा मेरे भाषण के प्रारंभ में यदि क्लॉड अल्वारिस के ही लेख का एक परिच्छेद मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। अल्वारिस साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, सन 1500 से लेकर सन 1800 तक जो 300 साल बीत चुके हैं उनकी ओर पश्चिमी नजर से मत देखिए। एंड ही कॉल्स इट डिस्कवरी फ्रेमवर्क। उदाहरण दिया कि कोलंबस और वास्को डी गामा उधर से दुनिया की सैर करने के लिए निकले, जिनको मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी में मर्केंटाइल कैपिटलिस्ट कहा जाता है। आखिर उन मर्केंटाइल कैपिटलिस्टों का जो नए राजा उभरे थे उनको सहयोग मिला, प्रोटेस्टेंटों का सहयोग मिला। फलतः इन 3 शतकों में कैथोलिक पंथियों के साथ, रोमन साम्राज्य के साथ और जो पुराने राजा थे उनके साथ एक नया संघर्ष 3 शतकों में दुनिया ने देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्वारिस साहब कहते हैं, why to accept and absorb that particular discovery framework, and now it is essential to invite your attention to a very significant basic extract from Alvaris article, and I quote, the discovery framework has to give way to a different framework that looks at Indian society from the 15th and 18th century as a functioning society, operating within its own terms of reference and its own preoccupations, and technologically equipped for doing so. This is the singular intellectual contribution of धर्मपाल। मैं जब सोचने लगा, मुझे लगा कि बार बार वास्तव में धर्मपाल जी इसकी ओर निर्देश कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं, क्या यह सही नहीं कि इन्हीं 3 दशकों में वास्तव में ब्रिटेन भारत की तुलना में बहुत पिछड़ा था। प्रोटेस्टेंट नहीं चाहते थे कि पुराना बाइबल अध्ययन का विषय बने। हमने ध्यान में रखना चाहिए कि 1760 से लेकर 1830 तक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, जिसके ऊपर केसी नोल से 2 पुस्तकें लिखी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या यह सही नहीं कि आखिर अमीर अमीर बनते गए, गरीब गरीब बनते गए, विषमता, दरिद्रता बढ़ती गई, भुगतना पड़ा सामान्य व्यक्ति को, शिक्षा क्षेत्र को। For the first time in the history of Great Britain, it was in 1802 that Robert Peel Act was passed, which started giving education to the children, and that too in factories
and on Sundays only. एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन का ये हाल था, दूसरी तरफ भारत में क्या थी परिस्थिति, मैं बाद में बताने वाला हूं विस्तार से। दुर्भाग्य से केवल यूरोपियन लोगों ने नहीं, हमारे भारत के उच्च शिक्षित लोगों ने भी, दुख होता है कहने में, हीन भाव का स्वीकार किया, न्यूनगंड का स्वीकार किया, हमारा सब कुछ यूजलेस है, त्याज्य है, यूरोप का अमेरिका का सब कुछ स्वीकरणीय है, एक्सेप्टेबल है। इस मानसिकता से धर्मपाल जी बड़े संत्रस्त थे, व्यथित थे। मुझे कई दफा लगता है कि आखिर धर्मपाल जी ने मानो गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए फिलिप हर्टॉग ने जो आरोप किए गांधी जी पर, उनका उत्तर देने के लिए एक ऐसी खोज ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी में बैठकर की, आज हम उनके चरणों में कृतज्ञ हैं। फिलिप हर्टॉग ने 4 आरोप किए थे। नंबर 1, गांधी जी आप जो कह रहे हैं आप पर्याप्त प्रमाण नहीं दे रहे। फिलिप हर्टॉग है। दूसरा आरोप, आपकी दृष्टि में भारत का वृक्ष, शिक्षा का वृक्ष बड़ा रमणीय था, सुंदर था। आई चैलेंज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। Hartog very unfortunately went to the extent of saying that particular tree was worth destruction and Great Britain did it very wisely. तीसरी बात फिलिप हर्टॉग ने कही, आप थॉमस मनरो की बात बता रहे हैं, वास्तव में उनका पूरा युक्तिवाद अतिरंजित है, अतिशयोक्त है। और चौथा आरोप किया, कल भारत स्वतंत्र होगा, भारतीय नागरिकों के हाथ में शिक्षा क्षेत्र की बागडोर सौंपी जाएगी। आई लुक एट द फ्यूचर वेरी पेसिमिस्टिकली। मुझे खुशी हुई धर्मपाल जी ने हर एक आरोप का उत्तर दिया है। मैं फिर से बता रहा हूं, समयाभाव के कारण मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो अंत में धर्मपाल जी ने बताया वो कितना महत्वपूर्ण है, जरा सोचिए। आखिर ब्रिटिश पूर्व भारत में कैसी थी शिक्षा? I have decided to list some salient features. नंबर 1, भारत सुशिक्षित था, गांव-गांव में शालाएं थी, और सब लोगों ने अपने रिपोर्ट पढ़े, लेथनर होगा, एडम होगा, प्रेंडरगास्ट होगा जिसने मुंबई इलाके का सर्वे, और थॉमस मनरो होगा जिसने तमिलनाडु में सर्वेक्षण किया। प्रमाण दिए गए हैं, जातियों के नाम दिए गए हैं, और जैसा किसी एक वक्ता ने अभी कहा, शायद द्विवेदी जी ने, जिन कला कौशल्यों का अध्यापन किया जाता था वह भी आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। आज भी शायद वह स्किल्स नहीं पढ़ाई जाती। तीसरी विशेषता, भारत की शिक्षा कम खर्चीली थी। संस्कृत में बड़ा अच्छा सुभाषित है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। शायद वेदों काल में, उपनिषद काल में ये था ही परंपरा, लेकिन उसके कुछ रेलिक्स ब्रिटिश पूर्व काल में यानी 18वीं सदी में देखने के लिए मिलते। इसके प्रमाण धर्मपाल जी ने खोज के निकाले हैं। मैं स्वयं इस निष्कर्ष पे आया हूं, जीवन भर जो व्यक्ति कार्य करता था, मूर्ति पूजक था, जीवन के अंत में छात्र बना, खोज करने वाला छात्र बना, अमूर्त की पूजा करने वाला एक श्रेष्ठ चिंतक बना। क्या हमारे लिए आदर्श नहीं है? वास्तविकता यह थी कि शिक्षा क्षेत्र के बारे में एक सार्वत्रिक पावित्र भाव था, श्रद्धा भाव था। एंड आई कोट, ब्यूटीफुल ट्री की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 341 पर हमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मिलता है, जो वास्तव में धर्मपाल जी ने एनेक्शर ई में लेथनर के रिपोर्ट में जो उनको नहीं पढ़ने के लिए मिला, उसका कोटेशन दिया है। एंड आई कोट,
the most unscrupulous chief, the avaricious money lender, and even the freebooter vied with the small landowner in making peace with his conscience by founding schools and rewarding the learned. भारत की जो उन दिनों की परिस्थिति थी, एक वाक्य है धर्मपाल जी का, प्लीज लुक एट दैट सिनेरियो फ्रॉम ए होलिस्टिक एंगल। और धर्मपाल जी ने कहा है, अच्छे शब्दों में कहा है, फिलिप हार्टॉग वेरी अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूजेस टू लुक एट दैट सिनेरियो फ्रॉम होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एंगल। क्या ये सही नहीं कि चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मेन, दोनों का जिक्र है ब्यूटीफुल ट्री में, दोनों ने कहा है कि वास्तव में ब्रिटिश पूर्व काल में ग्राम स्वराज्य का भारत ने अनुभव किया। छोटे छोटे गांव में भी ऐसी व्यवस्था थी, परिणामतः शिक्षा शासन निर्भर नहीं थी, समाज के निर्भर थी। धर्मपाल जी की जो पीड़ा है वह यह है कि इन द इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स इंडिया ऑप्टेड फॉर मटीरियलिस्टिक, egocentric, utilitarian oriented and government sponsored model of education, model of development। क्या ये सही नहीं कि धर्मपाल जी ने बड़ी व्यथा से केवल उल्लेख नहीं किया, भारतीय नागरिकों में आत्मविश्वास जगाने के लिए भारत का प्रवास करने के पश्चात जहां जहां उन्होंने ये उदाहरण देखे, वे उदाहरण तो प्रस्तुत किए, लेकिन ये सोचा कि वहां यदि हमारा सुशिक्षित नागरिक यूरोसेंट्रिक मेंटेलिटी से वहां से पाए हुए प्रमाणों को स्वीकार मानता है, तो मैं वहां जाकर बैठूंगा, वहां से प्रमाण ले आऊंगा, विद द होप दैट एटलीस्ट दिस विल टीच सम लेसन टू माय एजुकेटेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जहां तक भारत की प्राचीन शिक्षा का सवाल है, मैंने कुल मिलाकर 4-5 विशेषताओं का उल्लेख किया। भारत सुशिक्षित था, गांव गांव में शाला थी, भिन्न भिन्न तरह के कला कौशल पढ़ाए जाते थे, सभी जाति उपजातियों में शिक्षा प्रसार हुआ था, शिक्षा कम खर्चीली थी, शिक्षा के बारे में सार्वत्रिक पूज्य भाव था, श्रद्धा भाव था। इतना ही नहीं, शिक्षा स्वायत्त थी। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन पर जो 4 व्याख्यान दिए, राजा दिलीप का वर्णन उन्होंने किया है। प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा। मैंने अभी अभी एक अमरावती के हमारे मित्र है, उनके लेखों का रसग्रहण करने के लिए इस श्लोक का उल्लेख किया, बताया जागीरदार साहब को कि देखिए वैसा भारत में आवश्यकता नहीं सभी काम राजा करे, हाँ, लेकिन राजा विल डेफिनेटली कीप ए वॉचफुल आई। विनयाधान यानी शिक्षा, भरण पोषण, रक्षण समाज करेगा, बट राजा विल कीप ए वॉचफुल आई। शायद विनीता जी ने उल्लेख किया, मुझे बड़ा अच्छा उल्लेख लगा। धर्मपाल जी एक जगह लिखते हैं, स्कूल इज नॉट द प्रॉपर वर्ड फॉर पाठशाला। कारण पाठशाला में केवल पुस्तकी शिक्षा नहीं दी जाती, वहां मूल्य संस्कार किए जाते हैं। धर्मपाल केवल पाठशाला का उल्लेख नहीं करते, मदरसा का भी उल्लेख करते हैं धर्मपाल जी। क्या यह सही नहीं कि भारत के प्राचीन कालखंड में अध्यापक खुद के वैयक्तिक वर्तन से, व्यवहार से जो संस्कार करता था, फलतः मूल्य संस्कार टंकित किए जाते थे। मित्रों, कपिल कपूर ने जो एजुकेशनल या नॉलेज सिस्टम के बारे में लिखा है, 3 वाक्य मुझे बड़े अच्छे लगे, जिसका अनुभव ब्रिटिश पूर्व काल के भारतीय शिक्षा क्षेत्र ने लिया। वाक्य नंबर 1, knowledge is not a synonym for information। क्या ये सही नहीं?
स्वामी विवेकानंद जी ने भी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नाम का जो भाषण दिया है मद्रास में सन 1897 में, वहां उल्लेख है। भाई गधे के पीठ पर आप चंदन की लकड़ी का बोझ रखेंगे, गधे को इतना ही महसूस होगा कि बोझ है, वो चंदन का बोझ है, उसको जानकारी नहीं मिलेगी। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य, इट इज विवेकानंद। कारण ज्ञान यानी केवल जानकारी नहीं, नॉलेज इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंफॉर्मेशन। आगे जाकर विवेकानंद जो कहते हैं बड़ी बात अच्छा लगता है, एंड धर्मपाल जी शेयर्स दैट पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। एजुकेशन मीन्स लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज। दूसरा वाक्य, नॉलेज इज नो सेंसरी, इज नॉट सेंसरी इन इट्स सोर्स। पंचेंद्रिय कहे जाते हैं ज्ञानेंद्रिय, और छठा है मानसेंद्रिय। और इसीलिए एक हाथी और 6 अंधे, ये कहानी हम सब लोगों ने पढ़ी है। somebody has very rightly pointed out। अरे भाई क्या ये सही है कि आंख देखने का काम करते हैं, कान सुनने का काम करते हैं? वास्तव में हम क्या कहते हैं, मैं कानों से सुन रहा हूं, मैं करता हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं करता हूं, मैं जिह्वा से टेस्ट कर रहा हूं, अगेन मैं करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्लीज रीच द कंक्लूजन। If at all you want to learn something, if at all you want to acquire education, go beyond these 6 senses, including Manasendriya, because education or knowledge is not sensory in its source. तीसरा वाक्य, knowledge is not an instrument for obtaining comforts and enjoying power. क्यों तो भाई? कारण उनको फिनांस देने वाला जो ग्राम स्वराज्य था उसके ऊपर ब्रिटिशों ने कुठाराघात किया। नंबर 2, जो दौलतराम गुप्ता का 8 दिसंबर 1920 का यंग इंडिया में प्रकाशित लेख है, बड़ा अच्छा वाक्य उस लेख में, ब्रिटिश कालखंड में शालाएं शहरी और अभिजनों के लिए ही स्थापित हुई। तीसरा विशेष, शिक्षा खर्चिक हुई, खर्चीली हुई। चौथा विषय जो ब्यूटीफुल ट्री में 5 क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक 293 294 पर पढ़ने के लिए मिलता है, पूरी शिक्षा शासन निर्मित, शासन संचालित और शासनाभिमुख हुई। लोकमान्य तिलक ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। अब तिलक जी संस्कृत के पंडित थे, आप हैरान हो जाएंगे। तिलक जी ने संस्कृत श्लोक में अंग्रेजी पेंशन शब्द का भी उपयोग किया है। पैसे की शिक्षा, बाल्ये राजगुरुर्यंता, यौवने भृति 2 रूपा, वार्धक्ये पेंशन दाता च न हिंदुर प्रभुरात्मना। ये भी शिक्षा, कितना अच्छा वर्णन है, विश्लेषण है। ब्रिटिश कालखंड में हर बालक सरकारी तिजोरी से जो पैसा प्राप्त करता है उस शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता था। बाल्ये राजगुरुर्यंता, राजगुरु से नियंत्रित। यौवने भृति 2 रूपा, नौकरी करने के पश्चात, आखिर वो नौकरी भी सरकारी होने के कारण सरकारी खजाने से ही पैसा मिलने वाला है, और वृद्धावस्था भी निवृत्त होने के पश्चात जो पेंशन प्राप्त होता है, तिलक जी कहते हैं वार्धक्य पेंशन दाता च। सवाल तिलक जी ने किया है, ऐसा हिंदू प्रभावी कैसे बनेगा? आखिर तिलक जी ने रैंगलर परांजपे को चुनौती दी थी, कारण परांजपे जी ने सावरकर जी को जुर्माना दिया था। श्लोक इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। ब्रिटिश कालखंड में जो शिक्षा दी गई वो यूटिलिटेरियन यानी वेंथैन विल, इन विचारों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दी गई। इट वॉज जस्टिस रानडे हु चैलेंज्ड दैट थिंग। मैं कई दफा सोचता हूँ कि आखिर जैसे गांधी जी और धर्मपाल जी, इनका गुरु शिष्य का नाता है, उसी तरह से रानडे और गोखले का भी यही नाता है, गुरु शिष्य का। रानडे जी कहा है कि देखो भाई,
ब्रिटिश कालखंड में जो शिक्षा पाई है हम सब लोगों ने, वो यूटिलिटेरियन है, ईगोसेंट्रिक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। यदि व्यक्ति केवल यूटिलिटेरियन शिक्षा प्राप्त करता है तो निसर्ग की ओर वह ध्यान क्यों रहेगा? We do not consider निसर्ग as enemy number one. Ultimately, मैं मेरा खुद का स्वार्थ पूर्ण करने के लिए कुछ भी करूंगा। शब्द है शिक्षा क्षेत्र में, वी शुड अवेकन किलर्स इंस्टिंक्ट। अरे भाई क्या है ये? डेल कार्नेगी की पुस्तक है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये क्या ये तरीका है? शुड वी ट्राई फॉर दैट थिंग? चार्ल्स ट्रेवेलियन का एक स्टेटमेंट दीनदयाल जी ने राष्ट्र चिंतन की दिशा में उल्लेख किया है। वो चार्ल्स ट्रेवेलियन, वो मैकॉले का बहन ही है। उसने 1853 में सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहता है ब्रिटिश तो कल निकल जाएंगे भारत से। भारत का व्यक्ति स्वतंत्र होने के पश्चात भी ब्रिटिशों के चरणों में हमेशा इंडेटेड, उपकृत रहना चाहिए। ब्रिटिशों ने बड़ा अच्छा काम किया, हमें हमेशा के लिए उपकृत रखा। हम भविष्य में भी इसी तरह से उपकृत रहेंगे। मित्रों, आज ये समय आया है और मुझे रुपेश जी का और बाकी संयोजकों का इसलिए अभिनंदन करना आवश्यक लगता है कि उन्होंने ठीक समय पर इस सेमिनार का विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। प्लीज टेक इनटू अकाउंट, नो लॉन्गर यूरो अटलांटिक वर्ल्ड प्रिवेल्स, देयर हैज इमर्ज्ड इन फ्रंट ऑफ अस इंडो पैसिफिक वर्ल्ड। अरे भाई, धर्मपाल जी ने जो जो प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों का मूल्य मैं असाधारण मानता हूं। मैं केवल एक लिस्ट बनाई है जो पढ़ के दिखाने वाला हूं। मुझे बड़ा कमाल लगता है कि जो जो प्रयोग धर्मपाल जी ने किए, आज आवश्यकता उन प्रयोगों के बारे में सोचना चाहिए। कारण आई गेट टू डिफर विथ यू, आई पर्सनली फील धर्मपाल जी वॉज इमेंसली कॉन्फिडेंट। उदाहरण देने वाला हूं, जरा कलकत्ता, पुणे, बंगलोर, मद्रास, यहाँ जो भाषण दिए धर्मपाल जी ने, वो चौथे और पांचवें खंड में पढ़ने के लिए मिलते हैं। कहते हैं धर्मपाल जी, आज भले पश्चिमी विश्व के सम्मुख शरणागत लोग सत्ता स्थानों पर विराजमान हुए होंगे, परंतु भविष्य में एतद्देशीय संस्कृति और सभ्यता नागरिकों को आकृष्ट करेगी और विकास का भारतीय प्रतिमान आविष्कृत होगा। हम पूर्वाभिमुख बनेंगे। धर्मपाल जी ने कहा, इंग्लैंड की ओर नहीं, जापान की ओर देखेंगे। आर वी नॉट एक्सपीरियंसिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी एट प्रेजेंट in the field of external affairs region? सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, यहाँ की नदियों का जल शुद्धिकरण करेंगे। ये सब धर्मपाल जी ने कहा है ना। हमने निराश होने की जरूरत नहीं है। Come on, let us be optimistic enough. हाँ, पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ आपको। लेकिन क्या ये सही नहीं कि नॉलेज इन सिविल सोसाइटी नामक एक स्कॉलर्स ग्रुप धर्मपाल जी से प्रेरणा लेकर उनके जमाने में खड़ा हुआ। राइस कल्टीवेशन इन द लाइट ऑफ प्री ब्रिटिश इंडियन एक्सपेरिमेंट प्रयोग हुआ है। PPST यानी पेट्रियोटिक एंड पीपल ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये संगठन खड़ा हुआ। आजादी बचाओ आंदोलन धर्मपाल जी के आंखों के सामने आया। SIDH सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय, ऐसे भिन्न भिन्न संगठन धर्मपाल जी के ही आंखों के सामने खड़े हुए। आज आवश्यकता उनसे प्रेरणा लेकर वर्तमान काल को एक निश्चित दिशा देने की है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में भारतीय वर्चस्व प्रस्थापित हो चुका है। भिन्न भिन्न जाति उपजातियों के समूह एकत्र आकर भारत के विकास को चालना दे रहे हैं। अरे भाई, शीत युद्धोत्तर काल में जो भारत का विकास हुआ, should we not give due credit to these जाति उपजाति समूह, चाहे पटेल होंगे, नाडर होंगे, नायर होंगे, भिन्न भिन्न जातियां। उन्होंने पिछले 28 सालों में जो क्रांति करके दिखाई है, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ।
हमारी आंखों के सामने ग्रेट ब्रिटेन हैज प्रैक्टिकली मॉर्फ इनटू स्मॉल इंग्लैंड, अपनी आंखों के सामने। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अभी ग्रेट ब्रिटेन में जो परिषद हुई, भारत के प्रधानमंत्री का उपस्थित रहे, उनको निमंत्रण न्योता देने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के पॉलिटिशियन यहाँ आए। किसी एक ने वाक्य अच्छा लिखा, विदाउट इंडिया's representation, Commonwealth Conference will be useless. We cannot think of staging Hamlet without involving Prince of Denmark. बदल रहा है भारत, और यदि भारत बदल रहा है तो हम निराशा दूर करके यहाँ की यंग जनरेशन में, तरुण युवक युवतियों में एक आशावाद जगाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इस सेमिनार के माध्यम से वो आशावाद उत्पन्न होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया, संयोजकों को और आपको हार्दिक धन्यवाद देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।